टिंडल ने क्या किया, इसने टिंडलाइजेशन का प्रोसेस दिया। टिंडलाइजेशन से इसने क्या किया, टिंडलाइजेशन दिया कि 3 सक्सेसिव डेज तक हम किसी भी कल्चर को, किसी भी चीज़ को, चाहे वो लिक्विड है, ठीक है, अगर हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं फॉर द 30 मिनट, देन क्या है, उसके स्पोर्स किल्ड हो जाते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। इसमें क्या था कि देखो, सपोज़ कि कोई भी, थोड़ा सा बताते हैं इसका, सपोज़ लिक्विड की एग्जांपल लेते हैं। लिक्विड है हमारे पास, लिक्विड को क्या किया हमने, लिक्विड को 3 दिन, कब तक, 3 दिन तक हर दिन धीरे धीरे क्या किया, उसको जो भी गर्म किया, ठीक है, उसको धीरे धीरे गर्म किया 100 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके बाद उसको ठंडा छोड़ दिया। सपोज़ कि पहले दिन मैंने गर्म किया, फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ठंडा होने के लिए क्यों छोड़ दिया, कि अगर कोई भी बैक्टीरिया बीच में है, कोई भी स्पोर बचा है, तो वो एक्टिव हो जाए। अगले दिन हम फिर उसको गर्म करके उनको भी क्या है, जो एक्टिव बैक्टीरिया उनको भी मार देंगे। तो ऐसे क्या है, 3 दिन तक यूज़ करते हैं, सो दैट कि जो उनके स्पोर्स वगैरह भी हैं सब मर जाए। जब किसी फूड या केमिकल को हाई टेम्परेचर पे हम गर्म करते हैं तो उसके क्या है कि सारे जर्म्स वगैरह भी क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो ये टिंडलाइजेशन का प्रोसेस देने वाला बंदा कौन था, जोहन टिंडल, उसके नाम से इसका नाम पड़ गया टिंडलाइजेशन। देन आता है हेनरिच हर्मन रॉबर्ट कोच। अब इसने भी हमें कुछ कुछ चीज़ें दी हैं। सबसे पहले डिस्कवर्ड किया इसने डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स। तो इसने कुछ बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जो क्या डिजीज़ करते हैं, ठीक है। उसने उसको पैथोजन बोला, जैसे बैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई हो गया, कॉलरा हो गया, एंथ्रिक्स हो गया। तो उसने बोला कि ये पैथोजन्स हैं जो क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। दूसरा इसने हमें बोला कि हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसने क्या किया, क्लीनिनेस को शोड किया। इसने बोला कि जो हाइजीन अगर हम रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है जो डिसीज़ के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में, कि डिसीज़ का स्प्रेड नहीं होने देती। देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व हाउ पीपल कैन गेन इम्यूनिटी। इसने बताया कि कहीं जो लोग हैं वो इम्यूनिटी को गेन कर सकते हैं, अगर उनको कोई इन्फेक्शन होती है, कोई वैक्सीनेशन वो लगाते हैं तो उनसे क्या है कि उनको इम्यूनिटी मिलती है डिजीज़ से बचने के लिए। देन सॉलिड अगार मीडिया इसने यूज़ किया, जेल लाइक मटेरियल था जिसको पैटी डिश में डाल के हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को दे सकते थे। तो ये कहीं ना कहीं साइंटिस्ट के लिए हेल्पफुल था कि वो देख सकते हैं नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया, उनका काउंट देख सकते हैं, वो कैसे उनकी जो कॉलोनीज़ हैं वो ग्रो करती हैं। तो ये था सॉलिड अगार मीडिया में, ये भी इसी ने दिया था। दैन इसने हमें एक और चीज़ दी, पोर प्लेट मैथड। पोर प्लेट मेथड में इसने क्या दिया, टेक्निक थी जहाँ पे बैक्टीरिया क्या है मिक्स्ड होते हैं लिक्विड अगार से, एंड हम जब उनको लिक्विड अगार से मिक्स करते हैं और प्लेट्स में डालते हैं, ठीक है, ये भी हमें बैक्टीरिया का काउंट या फिर बैक्टीरिया को अलग करने के लिए हेल्पफुल था। देन न्यूटन ब्रोथ दिया। न्यूटन ब्रोथ फिर से वही चीज़ आ गई कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए एक न्यूट्रिशन बनाया जाता था लैब में, सो दैट कि हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को देख पाएँ। देन प्योर कल्चर टेक्निक, तो इसने बहुत सारे मेथड डेवलप किए कि किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में देखने के लिए, ठीक है, उसकी स्टडी को करने के लिए। देन हैंगिंग ड्रॉप मेथड दिया कि इसकी हेल्प से हम देख सकते थे कि बैक्टीरिया कैसे मूव करते हैं, उनकी मोर्टेलिटी देखने के लिए। उसके बाद एनालाइन डाइज, ठीक है, तो ही यूज स्पेशल डाइज टू स्टेन बैक्टीरिया सो मेकिंग दैम ईजियर टू सी अंडर माइक्रोस्कोप। इसने कुछ स्पेशल डाइज का यूज़ किया जिससे क्या था कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अच्छे से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉच पोस्टुलेट्स। कुछ कॉच ने हमें पोस्टुलेट दिए थे, तो यहाँ पे जो कोच के पोस्टुलेट्स थे उनमें से आता है सबसे पहले 4 उसके मेन थे एसोसिएशन, ठीक है। तो कोच का फर्स्ट क्या था, उसने कहा कि जो पैथोजन है वो क्या करते हैं, वो जिसको डिज़ीज़ है, जिस ऑर्गेनिज्म को डिज़ीज़ है उसी में पाए जाते हैं, हेल्दी ऑर्गेनिज्म में नहीं होते। कि जो भी पैथोजन है, जो डिज़ीज़ करता है पैथोजन, वो उसी में होगा जिसको डिज़ीज़ है।
हेल्दी ऑर्गेनिज्म है वो नहीं होगा। दूसरा इसका था कि अगर हम आइसोलेट करते हैं, सपोज हम आइसोलेट करते हैं पैथोजन को, अगर हम उसको आइसोलेट करते हैं, जो भी डिजीज़, सपोज कि ये डिजीज़ एनिमल है, इससे हमने उसको सेपरेट कर दिया, हमने आइसोलेट किया और उसको क्या हमने कल्चर मीडिया में ग्रो कराया, तो वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि शो करेगा, जिससे हमें उसके बारे में पता चल सकता है कि ये किस टाइप का बैक्टीरिया है। उसके बाद इनोकुलेशन, तो जो भी हमने आइसोलेट पैथोजन था, ठीक है, अगर हम उसको एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म में इनोकुलेट करते हैं, सपोज कि ये डिजीज़ ऑर्गेनिज्म था, इससे हमने पैथोजन को अलग करके एक हेल्दी इंडिविजुअल में, ये डिजीज़ इंडिविजुअल था, डिजीज़ इंडिविजुअल से पैथोजन को अलग किया और हेल्दी में पुट कर दिया, तो ये हेल्दी में वही सेम एग्जैक्टली डिजीज़ कॉज करेगा जो कि पहले वाले में थी, ठीक है। देन री आइसोलेशन, इफ़ अगर हम पैथोजन को आइसोलेट करके जो न्यू डिजीज़ ऑर्गेनिज्म में हमने उसको किया, ठीक है, न्यू जो डिजीज़ ऑर्गेनिज्म था उससे हम आइसोलेट करके एक फ्रेश कल्चर मीडिया में अगर हम उसको ग्रो करवाएंगे, तो वो एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा जो कि हमें ऊपर वाले केस में देखने को मिले थे। तो ये थे उसके 4 पोस्टुलेट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एडवर्ड जेनिंग, ठीक है। एडवर्ड जेनिंग, सर अलेक्जेंडर और माइक्रोबायोस्कोप को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ो। ये वीडियो आज भी कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर हम इसको आज ही करेंगे तो इसका बस एक छोटा सा पार्ट रहेगा जिसको हम कल कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ड जेनर की। तो एडवर्ड जेनर ने हमें क्या दिया, ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब इसने बताया कि वैक्सीनेशन का हमने कॉन्सेप्ट दिया इसने कि ये क्या है कि हेल्पफुल करती हैं हमें डिसीज़ से बचाने के लिए। अगर हम वैक्सीन यूज़ करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इम्यूनिटी को डेवलप कर देती हैं, जिससे क्या है कि प्रिवेंट करती हैं पर्सन को फॉर एक्वायरिंग कोई भी इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसने हमें वैक्सीनेशन दी थी बेसिकली। उसके बाद सर अलेक्जेंडर ने हमें क्या दिया, इसने हमें एंटीबायोटिक दिया। देखो फर्स्ट एंटीबायोटिक ढूंढने वाला बंदा कौन था, सर अलेक्जेंडर, जिसने हमें पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक दिया था। उसके बाद बात करें तो स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की, क्या माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है। तो फर्स्टली इन्फेक्शन कंट्रोल में ये हेल्प करती है। नर्सेस को क्या है कि पता होगा कि ये इन्फेक्शन स्प्रेड क्या है, कि कैसे हेल्प करेगा नर्सेस को स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिसीज़, ठीक है। अगर नर्स ने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है तो उसको पता है कि मैंने इन्फेक्शन को कैसे रोकना है। देन एसेप्सिस, ठीक है, स्टरलाइज टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि लर्न करने को मिलता है कि हम कैसे जर्म फ्री जो टेक्निक है उसको यूज़ कर सकते हैं सो दैट कि क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट को पेशेंट के लिए बनाए रखें। उसके बाद स्पेसिमेन कलेक्शन, ठीक है। नर्सेस को क्या है कि ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे सैंपल को कलेक्ट करना है, लाइक ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, करेक्टली। माइक्रोबायोलॉजी हमें ये सिखाती है, ठीक है, सैंपल को कलेक्ट करना। देन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे नर्सेस को सीखने को मिलता है, उनको जानने को मिलता है कि वैक्सीन कब कब देनी है, उनका क्या क्या शेड्यूल है। माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि एक्सप्लेन कर सकती है अच्छे से कि कैसे वैक्सीन क्या है कि वर्क करती है। उसके बाद हमारे पास आता है BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो नर्स क्या है मैनेज कर पाती हैं, अगर उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है तो उनको अच्छे से पता लगता है कि कैसे उन्हें स्टॉप करना है स्प्रेड डेंजर डिसीज़ का, इस चीज़ को लागू करके। देन हेल्प करती है अंडरस्टैंड पैथोजन एंड पैंडेमिक, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी हमारी हेल्प करेगी रिकॉग्नाइज करने में कि कौन सा जर्म है, कैसे से डिसीज़ करता है, ड्यूरिंग पैंडेमिक क्या है, जो भी हम हैंडलिंग करते हैं हेल्थ इशू लोकल ग्लोबल लेवल के, उसको मैनेज करने में हेल्पफुल रहेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है माइक्रोबायोलॉजी का जीएनएम का वो कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको ऐसा ही कंटेंट फ्यूचर्स में मिलता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।